आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं अमित शाह और मैं हूं दिव्या त्रिवेदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती हैं देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। तो आज का जो हमारा ये जो डीप डाइव है, इसका मिशन बहुत ही क्लियर है। हमें ये समझना है कि कैसे जो देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार था, वो अब एक ग्लोबल एक्सपोर्टर कैसे बन रहा है। बिल्कुल। और इसके केंद्र में, हाँ, इसके सेंटर में जो है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हमारे पास आज ना PIB की प्रेस रिलीज है, डिफेंस न्यूज इंडिया, एशिया टाइम्स के विस्तृत रिपोर्ट्स हैं और कई इंटरनेशनल रक्षा थिंक टैंक के पेपर्स भी हैं। अगर आप इन सबको एक साथ रखकर देखें ना, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो सिर्फ एक मिसाइल की तकनीक तक सीमित नहीं है। राइट। ये दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो पूरा शक्ति संतुलन बदल रहा है ना, ये उसकी कहानी है। कैसे एक हथियार पूरी भू राजनीति को नया आकार दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं 18 अक्टूबर 2025 से। लखनऊ के यूपी डिफेंस कॉरिडोर से ब्रह्मोस की पहली खेप निकली थी। हाँ, और वहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान बहुत चर्चा में रहा था। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अब सामने आ रही है। अब जिन लोगों ने न्यूज साइकिल को ज्यादा करीब से फॉलो नहीं किया, उन्हें बता दूं कि 10 मई 2025 को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स और 13 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए थे। और वो भी जीरो कोलैटरल डैमेज के साथ। हाँ, जिस हैंगर या राडार को निशाना बनाया गया, सिर्फ वही तबाह हुआ, बगल की इमारत पर खरोंच तक नहीं आई। अगर इसे समझा जाए तो ये एक ऐसी स्नाइपर राइफल की तरह है जो सुई की नोक जितना सटीक निशाना लगाती है, पर तबाही तूफान जैसी मचाती है। बिल्कुल। ये जो एनालॉजी आपने दी ना, ये एकदम सटीक है। देखें, जब आप दुश्मन के इलाके के इतने अंदर जाकर हमला कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं आसपास के आम नागरिक या रिहायशी इलाके जद में ना आ जाए। सही बात है। लेकिन यहाँ विज्ञान ने एक अलग ही लेवल का काम किया। उस दिन पाकिस्तान के जो अत्याधुनिक राडार और एयर डिफेंस सिस्टम थे ना, जो बहुत एडवांस माने जाते हैं, हाँ, वो इसके सामने पूरी तरह से अंधे साबित हुए। इसका सबसे बड़ा कारण मिसाइल की गति है। तो इसे थोड़ा और क्लियर करें, सिस्टम काम क्यों नहीं करते? राडार तो हर वक्त आसमान को स्कैन कर ही रहे होते हैं ना। देखिए, राडार आसमान को लगातार स्कैन करते हैं, लेकिन उनकी एक स्वीप रेट होती है। अच्छा, ये स्वीप रेट क्या है? मान लीजिए एक रडार का जो एंटेना है, वो हर 3 या 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है, गोल घूमता है। ओके। अब ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 3, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। बाप रे। हाँ, तो इसका मतलब है कि मिसाइल 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। ओ, तो जब तक वो रडार घूमकर वापस आएगा? बिल्कुल, जब तक रडार का एंटेना घूमकर वापस उस दिशा में आता है, तब तक मिसाइल अपनी पुरानी जगह से 3 से 4 किलोमीटर आगे आ चुकी होती है। क्या बात है। तो रडार के ऑपरेटर या कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने, दिशा का अनुमान लगाने और रोकने के लिए जो काउंटर फायर करने का विंडो मिलता है ना, वो तो बहुत ही कम होगा, महज कुछ सेकंड का। और ऑपरेशन सिंदूर में ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इंसानी या मशीनी प्रतिक्रिया का समय ही नहीं बचा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। क्या? अगर हम इतिहास देखें तो ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण 2001 में ही हो गया था। हाँ, बिल्कुल। तो ये तकनीक तो लगभग 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। अगर ये इतनी ही अचूक थी, तो दुनिया भर में इसे लेकर इतनी हलचल 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों मची? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। 24 सालों तक ये मिसाइल वैश्विक रक्षा बाजार में वो तहलका क्यों नहीं मचा पाई जो अब मचा रही है? इसका सीधा सा जवाब है कॉम्बैट प्रूवन होना, युद्ध में साबित होना। अच्छा। देखिए, इंटरनेशनल हथियारों के मार्केट का एक बहुत कड़ा नियम है। कोई भी देश ना सिर्फ टेस्ट रेंज के वीडियो देखकर अपने अरबों डॉलर खर्च नहीं करता। सही बात है। टेस्ट रेंज का माहौल पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है। वहां आपको पता है कि मौसम कैसा है, टारगेट कहां है, और सबसे बड़ी बात, कोई आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर असली युद्ध का मैदान तो एकदम अलग होगा। बिल्कुल, वो अराजक होता है। वहां इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है, दुश्मन के काउंटर मेजर्स होते हैं, भारी दबाव होता है। जब तक कोई हथियार इस अराजक माहौल में जाकर दुश्मन के एक्टिव विरोध के बावजूद अपना काम पूरा नहीं करता,
तब तक रक्षा विशेषज्ञ उसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानते। और ऑपरेशन सिंदूर ने इसे कॉम्बैट प्रूवन का टैग दे दिया। 100%। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारी युद्ध जैसी स्थिति में भी ये मिसाइल कागजी दावों पर पूरी तरह खरी उतरती है। यानी वो मोहर लग गई जिसका इंतजार था। तो अब जब इस तकनीक ने खुद को साबित कर ही दिया है, तो इसके भीतर के विज्ञान को थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो टेक्निकल पेपर्स हैं वे बताते हैं कि ये एक 2 स्टेज यानी 2 चरणों वाली मिसाइल है। हाँ। पहला चरण एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है और दूसरा चरण लिक्विड रैमजेट इंजन है। तो ये 2 अलग-अलग इंजन लगाने की क्या जरूरत है? एक ही इंजन से काम क्यों नहीं चलाया जा सकता? ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बहुत ही कमाल का पहलू है। देखिए, जो रैमजेट इंजन होता है ना, वो एक बहुत ही खास तरह का इंजन है जो मैक 2 से कम की स्पीड पर काम ही नहीं कर सकता। उसे चालू होने के लिए हवा की एक बहुत तेज धारा की जरूरत होती है, इसलिए मिसाइल के पीछे हिस्से में एक सॉलिड बूस्टर लगाया जाता है। तो वो उसे शुरुआती धक्का देता है? एकदम। जब मिसाइल फायर होती है तो ये बूस्टर कुछ ही सेकंड में उसे जमीन से उठाकर मैक 2 या सुपरसोनिक गति तक धकेल देता है। जैसे ही मिसाइल वो स्पीड पकड़ती है, पहले चरण का काम खत्म हो जाता है और वो हिस्सा मिसाइल से अलग होकर गिर जाता है। और फिर वो लिक्विड रैमजेट इंजन जिंदा हो जाता है। हाँ। पर मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। सामान्य रॉकेट इंजन्स जो अंतरिक्ष में उड़ते हैं, वो तो ईंधन जलाने के लिए अपने साथ लिक्विड ऑक्सीजन के बड़े-बड़े टैंक लेकर जाते हैं ना? अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट्स, हाँ, लेकिन ये मिसाइल तो पृथ्वी के वायुमंडल में ही उड़ती है। तो इसे ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं? यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। रैमजेट एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, मतलब ये हवा में सांस लेता है। ओह। मिसाइल के आगे के हिस्से में हवा खींचने के लिए इनटेक बने होते हैं। जब मिसाइल मैक 2 की स्पीड से हवा को चीरती है, तो सामने से आने वाली हवा का दबाव इतना भयानक होता है कि वो मिसाइल के अंदर घुसते ही बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है। हाँ, और उस सिकुड़ी हुई बेहद गर्म हवा में जब लिक्विड फ्यूल मिलाया जाता है, तो एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो मिसाइल को आगे धकेलता है। और चूंकि ऑक्सीजन टैंक का भारी वजन नहीं है, तो मिसाइल का वजन बहुत कम रहता है। बिल्कुल। और उसमें ज्यादा विस्फोटक या वॉरहेड ले जाने की जगह बन जाती है। कमाल की तकनीक है वाकई। हाँ। अच्छा, डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट में एक और क्षमता का जिक्र बार-बार है, सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग। ये इसका एक और डेडली फीचर है। बताया गया है कि ये मिसाइल समंदर की लहरों या जमीन की सतह से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी हाईवे पर अपनी गाड़ी को इतना नीचे चला रहे हो कि सड़क पर लगे स्पीड कैमरे आपको देख ही ना पाए। बहुत अच्छी नॉलेज है। देखिए, ये काम कैसे करता है। पृथ्वी गोल है और रडार की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में यात्रा करती हैं। राइट। तो हर रडार का एक क्षितिज या होराइजन होता है, हाँ, जिसके पार वो नहीं देख सकता। जब ब्रह्मोस जमीन या समंदर से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही होती है, तो वो पृथ्वी की गोलाई की वजह से रडार की नजरों से एकदम छिपी रहती है। और जब तक वो रडार के क्षितिज के ऊपर आती है, तब तक वो अपने लक्ष्य से बमुश्किल कुछ सेकंड की दूरी पर होती है। और इसके साथ ही इसका डिजाइन ऐसा है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। मतलब रडार स्क्रीन पर वो कैसी दिखेगी? अगर वो रडार की पकड़ में आ भी जाए, तो स्क्रीन पर वो किसी बड़ी मिसाइल की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से पक्षी जैसी दिखाई देती है। ओह, जिसे कई बार कंप्यूटर खुद ही इग्नोर कर देते हैं कि ये कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। और एक बार लक्ष्य सेट हो गया, तो ये फायर एंड फॉरगेट पर काम करती है। किसी ऑपरेटर को जॉयस्टिक से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। एकदम सही। लेकिन देखिए, ये इतनी जटिल और भारी तकनीक है। 200 एकड़ जमीन पर 3800 करोड़ रुपए की लागत से बना लखनऊ ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर अब हर साल 100 मिसाइल्स बनाने वाला है। अगले साल तक 3000 करोड़ का टर्नओवर और 500 करोड़ का जीएसटी। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है। हाँ, नंबर तो बहुत बड़े हैं। लेकिन जो दस्तावेज हमने देखे हैं, उनमें एक बात छुपती नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल असल में रूस की ऑनिक्स मिसाइल पर आधारित है। हाँ, ये जॉइंट वेंचर था। और ऑनिक्स मिसाइल ब्रह्मोस से लगभग आधी कीमत में बन जाती है। क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन पुरानी है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि अगर रूसी मिसाइल इतनी सस्ती है, तो हम 83% से 95% तक स्वदेशीकरण के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? क्या हम सिर्फ मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाने के लिए टैक्स पेयर का 2 गुना पैसा बर्बाद नहीं कर रहे?
देखिए, सतह से देखने पर यह आपको लागत का नुकसान लग सकता है, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस सप्लाई चेन की गहराई में जाएंगे ना, हाँ। तो ये पूरी तरह से राष्ट्रीय अस्तित्व और संप्रभुता का सवाल है। आप सिर्फ पैसे नहीं बचा सकते जब बात देश की सुरक्षा की हो। वो कैसे? आप आज दुनिया की स्थिति देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच सालों से युद्ध चल रहा है। हाँ। पश्चिमी देशों ने रूस पर भयानक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब अगर भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल के पुर्जों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सीकर या इंजन के नोजल के लिए रूस पर निर्भर रहता है और किसी भू राजनीतिक दबाव में रूस स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक देता है, हाँ, तो क्या होगा? हमारी पूरी रक्षा पंक्ति तो रातों रात पंगु हो जाएगी। एकदम। आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें होंगी, लेकिन पुर्जों के अभाव में वे महज लोहे के महंगे टुकड़े बनकर रह जाएंगे। मतलब हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स कहते हैं। ये आज की कूटनीति का सबसे क्रूर सच है। इसीलिए भारत ने तय किया है कि कीमत चाहे जो लगे, हमें 95% से ज्यादा पुर्जे खुद बनाने होंगे। और ये जो आखिरी का 10-15% का सफर है, यही सबसे मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल। डीआरडीओ अब खुद लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन की टेस्टिंग कर रहा है। इसके अंदर लगने वाले माइक्रो प्रोसेसर और राडार सीकर, जो मिसाइल का दिमाग होते हैं, उन्हें भारत में विकसित किया जा रहा है। और जब आप ये सब पहली बार करते हैं तो रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च तो ज्यादा होगा ही। हाँ, जिससे प्रति मिसाइल लागत बढ़ जाती है। लेकिन एक बार जब हमारी अपनी असेंबली लाइन पूरी तरह से सेट हो जाएगी, तो लागत अपने आप ओनिक्स के बराबर या उससे भी कम हो जाएगी। ये स्पष्ट करता है कि क्यों भारत लागत की परवाह किए बिना तकनीक पर पूरी पकड़ चाहता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि तकनीक पर इसी पकड़ का नतीजा है कि अब हम ब्रह्मोस को केवल जमीन पर ट्रकों से नहीं दाग रहे हैं। हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार भारत इसके नए संस्करण बना रहा है। हाँ, नए वेरिएंट्स पर काम तेजी से चल रहा है। ब्रह्मोस LR, जिसकी रेंज अब 800 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा वायुसेना अपने 20 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को इसे ले जाने लायक बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुझे लगा नौसेना का प्रोजेक्ट 77, न्यूक्लियर सबमरीन वाला प्रोजेक्ट। हाँ, नई न्यूक्लियर सबमरीन बन रही हैं जिनमें 24 सेल का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया जाएगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो समुद्र की 50 मीटर गहराई में छिपी एक पनडुब्बी से सुपरसोनिक मिसाइल का फायर होना दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक ऐसा दुस्वप्न है जिसे सच किया गया है। आप जरा पानी के नीचे से मिसाइल दागने की प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। वो कैसे होता है? पनडुब्बी के अंदर वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं, पर जब मिसाइल फायर होती है तो इंजन पानी के अंदर स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैक 3 का बूस्टर पनडुब्बी के अंदर चल गया ना, तो पूरी पनडुब्बी जलकर खाक हो जाएगी। ओह, तो फिर वो बाहर कैसे आती है? इसके बजाय एक बेहद शक्तिशाली कंप्रेस्ड एयर या गैस जनरेटर का इस्तेमाल करके मिसाइल को एक कैप्सूल के रूप में पानी से बाहर उछाला जाता है। मतलब वो एक बंद डब्बे की तरह पानी की सतह को चीरकर हवा में आती है। हाँ, और जैसे ही वो कैप्सूल हवा में आता है, मिसाइल का सेंसर तुरंत महसूस करता है कि वो अब पानी से बाहर है, और फिर वो खुल जाता है। उस एक छोटे से क्षण में जब मिसाइल हवा में ऊपर की ओर जा रही होती है, कैप्सूल खुलता है और सॉलिड बूस्टर आग उगलता है। ये सब महज 1 या 2 सेकंड के भीतर होता है। और दुश्मन के लिए चुनौती देखिए, समंदर इतना विशाल है, एक न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक पानी के नीचे बिना आवाज के छिपी रह सकती है। तो दुश्मन को पता ही नहीं है कि हमला कहाँ से होने वाला है। और जब सतह से मिसाइल निकलती है तो उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं होता। उधर सुखोई 30 हवा में पहले से ही इतनी ऊंचाई और गति पर होता है कि वहां से दागी गई मिसाइल की रेंज और बढ़ जाती है। मतलब ये तीनों सेनाओं का एक ऐसा अभेद्य त्रिकोण बना रहा है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं। बिल्कुल नहीं। और भविष्य की तो बात ही अलग है। रिपोर्ट्स में ब्रह्मोस NG का जिक्र है, जो आकार में काफी छोटी होगी ताकि स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी उसे ढो सके। और ब्रह्मोस 2, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी गति मैक 7 यानी आवाज की गति से 7 गुना ज्यादा होगी। हाँ, ये गेम चेंजर होगा। इन तकनीकी छलांगों को देखते हुए शायद अब दक्षिण पूर्व एशिया के देश भारत की तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे कोई कमजोर देश अपने बचाव के लिए किसी बड़े और ताकतवर साथी की तरफ देखता है। यहीं पर रक्षा कूटनीति या डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। जब आपके पास ऐसी मारक क्षमता होती है ना, तो आप सिर्फ अपने बॉर्डर सुरक्षित नहीं करते, आप पूरी दुनिया के नक्शे पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और एशिया टाइम्स की रिपोर्ट इसे बहुत साफ तरीके से सामने रखती है। क्या कहती है रिपोर्ट? फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का समझौता हो चुका है और उन्हें मिसाइलों की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। हाँ। वियतनाम के साथ लगभग 629 से $700 मिलियन की बातचीत
बिल्कुल अंतिम चरण में है। इंडोनेशिया भी इसमें खासी दिलचस्पी दिखा रहा है। हाँ। अगर हम भू राजनीतिक शतरंज की बिसात को देखें तो चीन सालों से अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ग्वादर और हमननटोटा जैसे बंदरगाहों के जरिए। राइट। तो क्या हम ब्रह्मोस के जरिए वियतनाम और फिलीपींस को जो हथियार दे रहे हैं वो भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड्स है, यानी चीन को उसी के आंगन में घेरने की रणनीति? ये रणनीति ठीक उसी दिशा में काम कर रही है। देखिए, दक्षिण चीन सागर में चीन का जो आक्रामक रवैया है वो किसी से छिपा नहीं है। उनकी नेवी बहुत विशाल है, अनगिनत जहाज है उनके पास। और फिलीपींस या वियतनाम जैसे छोटे देश चीन से समंदर के बीच आमने सामने की जंग कभी नहीं जीत सकते। तो उन्हें एक ऐसे हथियार की तलाश थी जो चीन की इस विशाल नौसेना को उनके तटों से दूर रख सके। इसे सैन्य भाषा में एंटी एक्सेस एरिया डिनायल या A2AD रणनीति कहते हैं। इसे अगर हम थोड़ा और सिंपल करें तो ये एक अदृश्य दीवार बनाने जैसा है, एक खौफ की दीवार। एकदम सही। आप कल्पना कीजिए कि वियतनाम ने अपने समुद्री तटों पर ट्रकों में ब्रह्मोस तैनात कर दिए। ओके। अब चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी जहाज को पता है कि अगर वो तट के 500 या 800 किलोमीटर के दायरे में घुसे तो रडार पर पकड़े जाने से पहले ही मैक 3 की गति वाली मिसाइल उनके अरबों डॉलर के जहाज को समंदर के तल में पहुंचा सकती है। बिल्कुल। और ये डर, ये खौफ ही एरिया डिनायल है। आप दुश्मन को उस इलाके में घुसने से ही रोक देते हैं। छोटे देश अब भारत के इस हथियार के दम पर चीन जैसी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात कर पा रहे हैं। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि वियतनाम और भारत किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन जैसे कि नेटो का हिस्सा नहीं है। नहीं, कोई ट्रीटी नहीं है। और वियतनाम हमेशा से हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन अब रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं उसके चलते वियतनाम और दूसरे देश भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। ये बिना किसी संधि के महज जरूरतों और हथियारों के दम पर गुटनिरपेक्ष या नॉन अलाइन देशों का एक अनौपचारिक नेटवर्क खड़ा कर रहा है। और ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा बदलाव है। दशकों तक हम दुनिया भर से सिर्फ हथियार मांगते रहे, खरीदते रहे। हम हमेशा एक टेकर की भूमिका में थे। लेकिन अब दक्षिण पूर्व एशिया में भारत एक गिवर या सुरक्षा प्रदाता बन गया है। ब्रह्मोस महज एक हथियार से बढ़कर भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 2001 में हुए एक जॉइंट वेंचर के परीक्षण से लेकर 2025 के लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर और ऑपरेशन सिंदूर तक का सफर वाकई असाधारण रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक धातु के टुकड़े के हवा में उड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि एक देश के खुद पर विश्वास करने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और वैश्विक मंच पर अपनी शर्तें खुद तय करने की कहानी है। बिल्कुल। तकनीक, लागत, भू राजनीति, हर पैमाने पर ब्रह्मोस ने एक नया मानक स्थापित कर दिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत गहरा विचार है जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है। हमने बात की मैक 3 की गति की, कि कैसे 3 गुना तेज गति दुश्मन के राडार को पंगु बना देती है। लेकिन जैसा कि हमने भविष्य के प्रोजेक्ट्स में देखा, अब दुनिया मैक 7 या मैक 10 की गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ बढ़ रही है। जो कि बहुत ही भयानक स्पीड है। तो जरा सोचिए, जब आने वाले कुछ ही सालों में ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हर बड़ी सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगी, जो रेडार स्क्रीन पर दिखने से पहले ही तबाही मचा चुकी होंगी, तो क्या आज की दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का बचेगा? क्या भविष्य के युद्धों में बचाव या डिफेंस नाम की कोई चीज रह भी जाएगी? या फिर युद्ध केवल इस बात पर तय होंगे कि कौन सबसे पहले बटन दबाकर सबसे तेज प्रहार कर सकता है? क्योंकि बचाव तो शायद मुमकिन ही ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हथियारों की इस अंधी दौड़ के बीच हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं रोकते हैं। बिल्कुल। इस विषय से जुड़ी नई जानकारियों और विश्लेषण के लिए पढ़ते रहें और सवाल पूछते रहें। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।